नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वितरण नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि हमने पहले वितरण नियम पढ़ा था, तो ये जो वितरण नियम है इसके अब हम अनुप्रयोग देखेंगे, जो कि दो अमिश्रणीय विलायकों में विलय का वितरण बहुत सी भौतिक और रासायनिक समस्याओं का हल करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैसे पहला है इसका विलय का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो निष्कर्षण प्रोसेस है उसके लिए हम ये करते हैं कि जिस भी विलय में ये विलायक में जो विलय है उसको हम एक दूसरे अमिश्रणीय विलायक के साथ हिलाते हैं जिसमें कि वो पदार्थ अधिक विलय हो। जैसे हम कार्बनिक पदार्थ अगर लेते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलयशील होता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों को उनके जलीय विलयन में से उन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, इनके साथ हम निष्कर्षित करते हैं, तो जिनमें ये अधिक विलयशील होते हैं। तो निष्कर्षण की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। एक है वितरण का अनुपात, यानी वितरण अनुपात जितना अधिक कार्बनिक विलायक के पक्ष में होगा, पदार्थ की उतनी ही अधिक मात्रा एक बार में निष्कर्षित की जा सकती है। और दूसरा है निष्कर्षों की संख्या, यानी विलायक की दी हुई मात्रा को अधिक बार प्रयुक्त करके पदार्थ की अधिक मात्रा निष्कर्षित की जा सकती है। तो निष्कर्ष विलायक का चुनाव इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पूर्व विलायक से पूर्णतया अमिश्रणीय हो, विलय निष्कर्ष विलायक में अधिक विलयशील हो और निष्कर्ष विलायक वाष्पशील हो, ताकि विलयन को जल ऊष्मक पर गर्म करके विलय को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी निष्कर्ष प्रक्रिया। तो इसके लिए जैसे मान लो हमारे पास 1 लीटर जलीय विलयन है और उस 1 लीटर जलीय विलयन में जो विलय घुला हुआ है, सपोज वो है x ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में वो x ग्राम विलय यानी कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, जिसे हम ईथर के साथ निष्कर्षित करना चाहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ किसी भी विलायक से वियोजन संगुणन या विलायक संकरण नहीं करता है, अर्थात दोनों ही प्रावस्थाओं में ये समान आणविक अवस्था में रहता है। तो माना कि इस विलय का ईथर और जल निकाय में वितरण गुणांक 2 है, तो जल की अपेक्षा ये जो विलय है वो ईथर में दुगना अधिक विलय है। तो माना कि ईथर की हमने 1 लीटर मात्रा का एक ही बार में निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया और एक ही बार में निष्कर्षण में मान लो W ग्राम पदार्थ निष्कर्षित होता है। तो उसके लिए देखिए जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो ये है CH2O अपॉन C ईथर इज इक्वल टू 1/2। ये वितरण गुणांक होता है, क्योंकि हमने ये कहा कि ये इसका वितरण गुणांक दुगना है। विलय का ईथर और जल निकाय में वितरण गुणांक 2 है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो गया वितरण गुणांक, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ CA अपॉन CB इज इक्वल टू K होता है और वितरण गुणांक 2 है, तो इसलिए हमने CH2 अपॉन C ईथर इज इक्वल टू 1/2 लिखा, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये कहा कि विलय के x ग्राम है ना, और हम ये कह रहे हैं कि उस x में से W ग्राम निष्कर्षित हुए,
तो अनिष्कर्षित विलय कितने रहे, x माइनस डब्ल्यू। तो इसलिए हम यानी वो किस में रहे, पानी में, तो इसलिए ये फॉर्मूला होगा x माइनस डब्ल्यू अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय w अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 2w इज इक्वल टू w। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जब शिफ्ट करके फाइनली हमारे पास आएगा w इज इक्वल टू 2/3x। तो ईथर द्वारा हम इस तरह से 66.7% विलय को हम निष्कर्षित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम 1 लीटर ईथर को 2 बार में 500 ml की किस्त में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। और यदि पहली बार में निष्कर्षित होने वाले पदार्थ की मात्रा है W1, तो जो अनिष्कर्षित हुए वो कितने हैं, x माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने पहली बार में 500 ml ईथर लिया, तो हमारा जो अनिष्कर्षित के लिए होगा यानी x माइनस W1 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x माइनस W1 अपॉन 1000 कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा CH2O अपॉन C ईथर, ठीक है। अब जो CH2O है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि पानी से हमने पानी में ईथर डाल के और फिर हम उसको निष्कर्षित करें, तो पानी में जो अनिष्कर्षित विलय उसकी मात्रा कितनी रहेगी, x माइनस W1 अपॉन 1000। और इसी तरह जो ईथर में निष्कर्षित हुए उसकी मात्रा है W1 अपॉन 500। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2x माइनस 2w1 इज इक्वल टू 2w1 और 4w1 इज इक्वल टू 2x। और फाइनली हमारे पास आ गया w1 इज इक्वल टू 1/2x। तो यानी हमने ये जो पहली बार में निष्कर्षण किया, तो इस प्रथम निष्कर्षण में जलीय विलयन से ईथर द्वारा विलय की आधी मात्रा निष्कर्षित हो जाएगी, क्योंकि 1/2x हो गया ना, तो आधी मात्रा निष्कर्षित हो गई। अब जलीय विलयन में विलय की शेष मात्रा कितनी बची, 0.5x, ठीक है। तो जो अनिष्कर्षित रहा वो कितना रहा, 0.5x माइनस W2। W2 क्यों, कि मान लो हमने जो दूसरा इंस्टॉलमेंट लिया ईथर का वो 500 ml है, और उस 500 ml के साथ जब हमने हिलाया तो मान लो W2 निष्कर्षित हुए, तो जो अनिष्कर्षित रहे वो कितना है, 0.5x माइनस W2। तो इस तरह से फिर वापस इस फॉर्मूला जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है CH2O अपॉन C ईथर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो जो अनिष्कर्षित रहे उसकी मात्रा क्या आएगी, 0.5x माइनस W2 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय W2 अपॉन ये W2 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1/2। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपनी कॉपी में करके देखिए, W2 हमारे पास आएगा 0.25x। यानी इस दूसरे भाग में कुल पदार्थ का 1/4 भाग निष्कर्षित होता है। तो पहली बार में निष्कर्षित हुआ 1/2 और दूसरी बार में हुआ 1/4। तो यानी दोनों 2 बार जो हमने निष्कर्षण किया, तो दोनों निष्कर्षों में निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा W1 प्लस W2 जो कि बराबर 1/2x प्लस 1/4x, जो कि इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4x। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब हमने 2 बार निष्कर्षण प्रक्रिया दोहराई 500 ml में, तो हमारे पास 75% विलय निष्कर्षित हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इसकी जगह
अगर हम ये इसी तरह से ये लें, मान लो 250 ml ईथर लें, यानी 4 बार लें हम ईथर को, 4 बार ईथर को लेते हैं, यानी 4 किश्तों में अगर हम ईथर को 1 लीटर पानी के साथ हिलाते हैं, तो इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि 82.2% जो विलय है वो निष्कर्षित हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम 200 ml यानी 5 बार हम इसको 5 किश्तों में निष्कर्षित करें तो ये देखने में आया कि 83.8% विलय जो है वो निष्कर्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो हमने देखा है, ये इस उदाहरण से ये हमें क्लियर होता है कि विलायक की दी हुई मात्रा सुविधा अनुसार हम अधिक से अधिक किश्तों में प्रयुक्त करके और हम विलय का अधिक से अधिक निष्कर्षण कर सकते हैं। तो अब हम ये जरूर कहेंगे कि चाहे हम कितनी बार निष्कर्षण करें, परंतु संपूर्ण घुलित पदार्थ जो है वो अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बार ये जो पदार्थ है, ये जो विलय है, वो अपने आप को दोनों ही विलायकों में वितरित कर लेता है। तो उसकी कुछ मात्रा भले ही वह कितनी ही कम ना हो, पूर्व के विलायकों में रह ही जाती है। इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। थैंक यू।